Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to continue chapter 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो देखते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पेज नंबर 198 के ऊपर जो है जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट करा दिया हुआ है। ठीक है, अब जो हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा टॉपिक जो पिछले टॉपिक से मैच करता है वह है कि डीएनए को सेल से निकालने के लिए बैक्टीरियल सेल में लाइसोजाइम मिलाया जाता है, प्लांट सेल में सेलुलेज एंजाइम, और फंगस में काइटिनेज एंजाइम, और कोलेनकाइमा टिश्यू होगा तो पेक्टिनेज एंजाइम, और जाइलम वगैरह होगा तो उसके अंदर लिग्नोलाइटिक एंजाइम, स्केलेनकाइमा फाइबर से लिग्नोलाइटिक एंजाइम मिलाया जाएगा। एनिमल सेल पे सेल वाल नहीं होता है, इसलिए उसमें कोई एंजाइम जरूरत नहीं पड़ती है। सेल को सीधे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से तोड़ के मेम्ब्रेन को उसके डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। ठीक ना। अब जो हम देखने चल रहे हैं तो इसके पहले तक ये हमने करा दिया सेपरेशन आइसोलेशन, ये पेज हो गया, ये पेज हो गया। अब हम लोग देखना चाहते हैं ये वाला क्लोनिंग वेक्टर 11.2.2 ये लिखा हुआ है 11.2.2 क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, देखते हैं। तो आई एम डॉक्टर वी के श्रीवास्तव एंड गोइंग टू परसू। अब देखते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर है क्या, समझना क्या है क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर जो होता है वो वेक्टर जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ठीक है ना, जो फॉरेन डीएनए को कंटेन कर सकता है, फॉरेन डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में ये ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक ना, ये कह रहे हैं वेक्टर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टैक्सी भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? व्हीकल भी कहते हैं, व्हीकल, है ना। अब जैसे बहुत सारा है, जैसे बैक्टीरिया का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, उसको क्या नाम दिया गया? प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। अब चूंकि ये क्या होता है, छोटा होता है और इसमें बहुत थोड़े से जिंक प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सेल से आइसोलेशन करना आसान है। इसके अलावा इसलिए भी आसान है कि इसके निकालने के सेल के लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सेल की डेथ नहीं होती, सेल की डेथ नहीं होती, सेल जिंदा रहती है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को निकालने के बाद भी सेल जिंदा रहता है ना। और इसको काटना आसान है, इसके अंदर दूसरे डीएनए को जोड़ना आसान है, ये बातें हैं, जोड़ना आसान है। और उसमें कोई चेंज जो बनेगा रिकॉम्बिनेंट, उसमें कोई चेंजेस भी है कॉज नहीं करेगा, है ना, चेंजेस भी कोई कॉज नहीं करेगा, ये वाली बात है। तो वेक्टर देखते हैं। और जो पैसेंजर है उसको क्या कहते हैं? फॉरेन डीएनए को, फॉरेन जीन को जिसमें जोड़ा जाएगा उसको पैसेंजर नाम दिया। क्वेश्चन आता है 12वीं में कि टैक्सी और पैसेंजर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक ना, देखते हैं कि आगे किसको बढ़ाते हैं। तो हम लोग समझ रहे थे कि क्लोनिंग वेक्टर कहते किसको है। तो कह रहा है कि दो डीएनए, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को जोड़ना है और उसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है फॉर सेम टाइप्स। तो क्लोनिंग के दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस होता है विथ वेक्टर, एक होता है विदाउट वेक्टर। क्लोनिंग की बात कह रहे हैं ना, क्लोनिंग कह रहे हैं ना वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर जो है, क्लोनिंग वेक्टर होता है ना, ये दो तरीके से होता है, विथ, है ना, वेक्टर, और विदाउट वेक्टर, विथ वेक्टर और विदाउट वेक्टर। तो विथ वेक्टर में तो हो गया कोई लाइफ, है ना, ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये चाहे ई कोलाई हो चाहे ईस्ट हो, है ना। जैसे ई कोलाई भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, ठीक है, और भी कोई और नहीं हो सकता है। विदाउट वेक्टर में जैसे PCR भी हो सकता है ना, जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि क्या पर्पस क्या है, कि कोई भी जो सिग्निफिकेंट जीन है किसी सेल के टर्म में उसके नंबर को बढ़ाना है, डीएनए के कॉपी को बनाना है फॉर सेम टाइप, है ना, मल्टीपल कॉपी बनानी है, क्योंकि उसको मिलियन ऑफ सेल में ट्रांसफ़र करना है
और मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ प्रोटीन यू हैव टू ऑब्टेन, हमें ऑब्टेन करना है ना। तो इसके लिए हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में सिमिलर जीन चाहिए। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, है ना। मान लो कि 1 माइक्रोग्राम 2 माइक्रोग्राम होगा, जबकि हमको चाहिए ग्राम में, कहाँ से आएगा, तो क्लोनिंग कराएंगे ना उसके लिए। तो दिखाया गया 5 स्टेप्स एनसीईआरटी ने सजेस्ट किया है कि 5 स्टेप में जा कर के क्लोनिंग वेक्टर होती है, ठीक है। और ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है पेज पे, आप पढ़िए, आप पास बुक है, ये लिखा है, मैं लिखता हूँ। जैसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा क्लोनिंग साइट, चौथा है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू, इसका मतलब है ये है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और तब है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 स्टेप्स हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितने हैं, 5 स्टेप्स हैं, है ना। और लिख करके मैं फिर वापस आता हूँ। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि क्लोनिंग वेक्टर जो है उसमें से 5 स्टेप में होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आई साइट, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट, रिकॉग्निशन एंड रिस्ट्रिक्शन साइट्स, और इंसर्शन इनएक्टिवेशन एंड वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये 4 स्टेप मानिए ये एप्लीकेशन है ऑफ द एबव टेक्निक्स। तो मैं पहला एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और ये कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कह रहा है खास करके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके ऊपर जो डीएनए होता है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, और इसके ऊपर में एक साइट होती है जिसको कहते हैं ओराई साइट होती है ना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहीं से ये खुलेगा, और फॉलोड बाई इसको कहते हैं रॉप, ROP होती है ना। ये कहते हैं ना रॉप प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है जो रॉप करती है। क्या मतलब है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए रिस्पॉन्सिबल एक प्रोटीन होती है। बाकी सारे पार्ट्स में जैसे यहाँ पे लिखेंगे साइट्स होंगे, यहाँ पे जीन्स हैं सारे, उसके ऊपर में जीन्स लगे हुए हैं, यहाँ जीन्स लगे हुए हैं, और अंदर में है तो मान लो कि AMP है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, और यहाँ पे TET है टेट्रासाइक्लिन है। ये जीन लगे हुए हैं, अंदर में जीन है, ये बाहर भी जीन है, अंदर में डबल स्टैंडर्ड DNA है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी देते हैं बैक्टीरिया के, डिफेंस मैकेनिज्म, इनका इम्यून सिस्टम कह सकते हैं है ये, ठीक है। तो ओराई साइड से क्या होगा, ये खुलेगा बैक्टीरिया का DNA, और ये ऐसे बेंगल की तरह के 2 सिमिलर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसीलिए बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन को क्या कहते हैं, थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। कौन सा मोड है, थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये देखिए इसको कहेंगे थीटा मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, है ना, ऑफ DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। हमने चैप्टर 6 में आपको बताया कि DNA रेप्लिकेशन 2 तरह का होता है, लीनियर यूकैरियोटिक में होती है और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। से क्या होगा, धीरे धीरे ये 2 सेपरेट DNA डॉटर DNA में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। देखिए ये 2 सेपरेट 2 डॉटर, है ना, ये हो गए DNA मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये यहीं से खुलेगा, इसलिए इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, है ना। और आई साइड इसका ऐसा होता है जिसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ऑफ DNA होगा, रेप्लिकेशन, है ना, ऑफ DNA। ये इसका एग्जाम्पल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स, है ना। जबकि यूकैरियोट्स में होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि वो DNA जो होता है थ्रेड लाइक होता है, और दोनों साइड से वो खुल सकता है, उधर से भी इधर से भी, ऊपर से नीचे से। इसमें जबकि एक ही जगह जहाँ ओरी साइड होगा वहीं से खुलेगा ये, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बाई डायरेक्शनल। यहाँ से कटेगा, समझिए कि एक बैंगल है, कोई भी रिंग है, तो कोई रिंग काटेंगे ऊपर से, है ना, तो वो ऐसे बैंगल फाड़ेंगे बीचों बीच से, ऐसे से खुलता जाएगा और 2 अलग अलग रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखा हमने लिखा है 4 टाइप के सिलेक्टेबल मार्कर। ये क्या है, ये एक्चुअली ये जीन्स है, ये है ना, जीन्स दैट गिव्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया, है ना, एज पर द नेम ऑफ द
जीन, जैसा जीन है वैसा ही नाम है। अब ये जो जीन होगा ये एम्पिसिलिन से प्रोटेक्शन देगा, यानी बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन से ट्रीट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर ये जीन प्रेजेंट है तो। केनामाइसिन से प्रोटेक्टेड होगा बैक्टीरिया अगर ये जीन प्रेजेंट होगी उसके वेक्टर डीएनए पे तो। उसी तरह से टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिक का भी कहानी यही है कि अगर जीन होगा तो सेल पे इन एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होगा। ये बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे हमारे बॉडी में किसी एंटीजन के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी है तो हमारी बॉडी में उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा एंटीजन का, ऐसा ही यही कहानी है। नाम ही एंटीबायोटिक, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगेंस्ट बनाती है ना। तो हो गया सिलेक्टेबल मार्कर। तीसरा इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो मैंने ड्रॉ किया है एक मैन मेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक, जिसका नाम दिया गया है PBR322। तो यहाँ समझने की बात है, पहले समझा दी इसी को। P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, मैन मेड प्लाज्मिड। B एंड R ये जो है साइंटिस्ट के नाम का कैपिटल, पहला कैपिटल लेटर है, ये है फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ डिस्कवरर्स। और 322, 325, 327 ये कोड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसको जैसे ये बनाया मैन मेड, इसी तरह से फास्मीड बनाया गया था, PHASMID, फास्मीड। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और वायरस का डीएनए जोड़ के बनाया गया था, इसको कहते हैं फास्मीड, है ना। उसी तरह बनाया गया कॉस्मीड, ये सबसे इनिशिएटिव नहीं है। कॉस साइट ऑफ द डीएनए ऑफ द वायरस एंड प्लाज्मिड सेगमेंट ऑफ द इकोलाई, जिसको कहते हैं कॉस्मीड। ये कोई अलग से मैन मेड वेक्टर्स हैं, ठीक है। इन सब की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ओके, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है भाई। उसी लिए सब बनाया जाता है, सोच के बनाया जाता है। जैसे आप कोई बुक लिखते हैं 8th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का, बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, फिर भी आप लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? आप चाहते हैं कि मैं इसको बेटर इससे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसी तरह से बेटर एक्सप्लेन करने के लिए कैरेक्टर के लिए सब डीएनए होती हैं जो हाँ बनाई जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है। लेबोरेटरी में इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड लैब चाहिए होता है, ये आसानी से कोई छोटे मोटे लैब में नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखिए ये हमने बना, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन समझे। इसको मैं अलग से क्वेश्चन 2 नंबर आता है, अलग से कॉलम बना के समझाऊंगा। पहले मैं इसको समझाता दूँ। अब कह रहा है क्लोनिंग साइट, कह रहा है कि ये सारे क्लोन का मतलब 1 से 2 कॉपी होना है, यानी कि जहाँ जहाँ डीएनए जो जीन जोड़ा गया है, पैच जीन और पैच इस प्रॉपर्टी वाले जो डीएनए जोड़े गए हैं, जब पूरा का पूरा क्लोनिंग करेगा, 1 से ज़्यादा बनेगा तो इनके भी तो क्लोन होंगे ना, इसकी सेम टू सेम कॉपी बनेगी ना। क्लोन का मतलब यही होता है ना, डीएनए क्लोन, जीन क्लोन, ह्यूमन का क्लोन, प्लांट का क्लोन, बैक्टीरिया का क्लोन, है फिनोटाइप जीनोटाइप सिमिलर होगा। जब इसका मल्टीप्लाइकेशन होगा नेचुरली और आर्टिफिशियली तो सिमिलर कॉपी बनेगा ना भाई, सीधी सी बात है, सिमिलर कॉपी बनेगा। तो ये सब तो जगह हो गए जहाँ पे हम लोगों को कोई सिग्निफिकेंट डीएनए का पैच चिपकाना है, ये मानिए अरब भाषा में चिपकाना है, ये चिपका दिया क्लोन, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेगा, ये डीएनए सेगमेंट भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब बात आती है रिकॉग्निशन साइट और फिर आती है रिस्ट्रिक्शन साइट, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसके संबंध में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो सेलेक्टेबल मार्कर के संबंध में देखा जाएगा, इनसे रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। हो सकता है कि इनके प्रेजेंस से टेट्रासाइक्लिन जीन डैमेज हो जाए, तो बैक्टीरिया का ये इम्यून सिस्टम होगा टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी नहीं करना हमें, इन दोनों को बचाना है, इन दोनों जीन को बचाना है, क्योंकि बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम बचा रहेगा इसकी वजह से। तो जीन जो हम डालते हैं उसका देखना पड़ेगा कि इनके साथ कोई 36 का आंकड़ा तो नहीं है, इनके प्रेजेंस से ऐसा तो नहीं है कि ये डैमेज हो रहा हो। इसी को कह रहे हैं रिकॉग्निशन साइट। अब अगर ये यहाँ प्रेजेंट है और ये प्रोटेक्टेड है तो कहा जाएगा इसके भी हाथ में ये है ना रिकॉग्निशन साइट है, रिकॉग्निशन साइट जी, है ना। जैसे ये तीनों जो है रिकॉग्निशन से फ्री जोन है, ये एरिया देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया ना, ये सब रिकॉग्निशन फ्री एरिया यहाँ पे। और ये 3 जीन के लिए देखा गया है, 1
2 और 3 के लिए कि ये फ्री है, जीन के बाहर, ये जो टेट्रासाइक्लिन जीन इनके बाहर है, इसलिए ये इनको डैमेज नहीं कर सकते। हो सकता है, एक बात हो सकता है कि अगर इस जीन को उठा करके टुकड़े को, जीन के टुकड़े को यहाँ डाल दें, बाम की जगह डाल दें, है ना, तो ये डैमेज हो जाए, क्योंकि इकोलाई के लिए ये पोजीशन रिकॉग्निशन साइट नहीं है, ये डैमेज हो जाएगी, इसका मतलब रिकॉग्निशन साइट नहीं कराएगा। ये इसके डैमेज को क्या कहेंगे, रिकॉग्निशन साइट नहीं है। ये अगर डैमेज हो गया टेट्रासाइक्लिन का जीन, तो ये साइट डैमेज, ये साइट रिकॉग्निशन साइट नहीं कहलाएगी ना। अरे समय ये अगर इसके प्रेजेंस में डैमेज हो रहा है तो रिकॉग्निशन साइट नहीं कहलाएगी ये जगह, इसको हम नहीं जोड़ सकते। अगर इसके प्रेजेंस में ये प्रोटेक्टेड है और ये अपने इफेक्ट दिखा सकता है, एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकता है बैक्टीरिया, तो ये जगह वो कहेंगे रिकॉग्निशन साइट। ठीक, तो क्या करेंगे, जब चेक कर लेंगे तो इस जीन को यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दें तो वही जोड़ देंगे, लाइगेट कर देंगे। तब जब लाइगेट करेंगे उस समय इसको कहेंगे, है ना, रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम यूज़ करेंगे, मोलिक्यूलर सीजर, और उसके परमानेंटली इसको स्टिक कर देंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ करके, तो ये जुड़ जाए। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये दोनों रिकॉग्निशन साइट हैं एम्पिसिलिन के लिए। हाँ, चूँकि एम्पिसिलिन जो है इनको रिकॉग्नाइज कर रही है, इनके प्रेजेंस में डैमेज नहीं हो रहा, तब ये कहेंगे रिकॉग्निशन साइट है फॉर PBU1 एंड PST1। ये क्या है, ये सब DNA सेगमेंट है जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया, बैक्टीरिया का नाम भी यही था। ठीक है, तो 3 से समझ में आ गया, क्लोनिंग साइट, ये सारे क्लोनिंग साइट हैं, क्या कि इनके थ्रू ये मल्टीप्लाई करेगा, सेम कॉपी बनेगी। मान लो अगर सेम बन गई, 1 मिलियन बन गया, तो यहाँ से टुकड़े काटो छोटे छोटे, और ये 1 लाख, मतलब 1 बिलियन कहीं ना, 1 मिलियन साल मिल जाएगा, 1 मिलियन बाम मिल जाएगा, 1 मिलियन हिंद मिल जाएगा, 1 मिलियन क्ला मिल जाएगा, 1 मिलियन इको मिल जाएगा, 1 मिलियन सारे मिल जाएंगे आपको। क्लोनिंग से इसको कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। ठीक, तो एक बनाने का तरीका है, या तो मशीन में बनाई, जैसे फोटोस्टेट मशीन है, हाथ से लिखो या फोटोस्टेट रख ले आओ, मशीन में डाल दो, कॉपी डाल दो, इंक डाल दो, बिजली लगा दो, 1 लाख टाइम बनेगा। ऐसे ही कल्चर मीडिया में डालो, इनको सारा इंग्रेडिएंट दे दो, एंजाइम का क्वांटिटी और 1 लाख टाइम बना देंगे। ये एम्प्लीफिकेशन कहते हैं इसको, जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं इसको, है ना। तो अब यहाँ जो लिखा हुआ है ये NCERT में, देखिए समझा देता हूँ। ये रोप यहाँ छुपा हुआ है, रोप कोड फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 मार्क आता है। अब ये देखिए PBU सेकेंड इसके यहाँ प्रेजेंट है, तब भी ओराई साइट डैमेज नहीं हो रहा, ये रिकॉग्निशन साइट है। ओराई साइट के लिए PBU रिकॉग्निशन साइट है। ठीक है, ये दिखाया हुआ है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा नीचे पैसेज दिया, जो बच्चे बार बार पूछते हैं हमसे, सर ये समझ में नहीं आया, कौन सा, ये पैसेज, यहाँ वाला पैसेज, ये पैसेज। तो इसमें तो यही कहा रहा है ना भाई, कैसे चेक करेंगे कि इनके डालने से ये इंटैक्ट बचा हुआ है या डैमेज हो गया, कैसे चेक करेंगे भाई, सीधी सी बात है। इसको जोड़ा और इस पूरे इसको डाल दिया कहाँ पे, बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया को कहाँ डाल दिया, एंटीबायोटिक वाले इन्वायरमेंट में जिसमें टेट्रासाइक्लिन थी। अगर वो बच गया टेट्रासाइक्लिन इन्वायरमेंट में, तो इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन है और बाम रिकॉग्निशन साइट है जी। और अगर मर गया बैक्टीरिया, टेट्रासाइक्लिन इन्वायरमेंट मर गया, इसका मतलब एक बाम जो था और रिकॉग्निशन साइट नहीं था, यहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, बाम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, फिर अलग अलग सर्च करेंगे कि कहाँ इसके प्रेजेंस से, और आपको बनाना प्रोडक्ट तो कहाँ इसके प्रेजेंस में, है ना, ये बाम वर्क करेगा, ताकि ये प्रोटेक्टेड हो, ये प्रोटेक्टेड हो। अब एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि क्या होगा जब हम PST को यहाँ डाल देंगे। तो भाई PST को डालेंगे तो इसका रिकॉग्निशन नहीं है PST, इसलिए टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस है लूज हो जाएगी बैक्टीरिया में। यस, लूज हो जाएगी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक ना, तो ये पेज हो गया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, चलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और समझते हैं इंसर्शनल इंटरवेंशन क्या है, जो पेज नंबर 200 पे दिया हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नाम से पता है कि किसी जीन के डालने से सेल की मेटाबॉलिज्म इनएक्टिव हो जाए, सेल के मेटाबॉलिज्म इनएक्टिव हो जाए, तो कहेंगे प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, आप किसी कमरे में गए और वहाँ जो बच्चे शैतानी कर चुप हो गए, तो उनका साइलेंस हो गया है ना, ड्यू टू एंट्री साइलेंस,
एंट्री साइलेंस, वैसे इंसर्शन इनएक्टिवेशन। तो कैसे देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल है, इसकी नॉर्मल जीन्स और फंक्शंस आ रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ साथ ये बीटा गैल्वेसाइड एंजाइम भी बना रहा है, उसी के बिहाफ में ये सोचा गया, समझाया गया, है ना। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से ट्रीट किए पे देखा गया कि ब्लू कॉलोनी मिलती है बैक्टीरिया की, ऐसे बैक्टीरिया की। अगर ये कोई ई कोलाई बैक्टीरिया है मान लिया जाए, ठीक। अब हम देखते हैं तो इसके अंदर नॉर्मल जीन है, याद रखिएगा नॉर्मल जीन है। इसके अंदर क्या हो जाए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपने डाला है, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये है ट्रांसजेनिक है, ट्रांसजेनिक सेल है, ई कोलाई है या वो है, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसजेनिक है या रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट टाइप लिख दीजिए ना, और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, रिकॉम्बिनेंट टाइप है। तो इसका जो जीन होगा बेटा वो भी होगा एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल जीन होगा। तो यहाँ मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होगी, मेटाबॉलिज्म है ना, एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना, एंजाइम नहीं बना। इसको ट्रीट किया आपने इसी एंजाइम से, ये स्टेन से, स्टेन है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। लिखते हैं कि नो ब्लू कॉलोनी, नो ब्लू कॉलोनी, है ना। इसका मतलब है कि इसमें चेंजेज आ चुके हैं, इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया है उसके वजह से इसके मेटाबॉलिज्म अल्टर हो चुका है, और जो जीन डाला है उसका प्रोडक्ट बनेगा। यही टेस्ट करने का तरीका है, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के पहले थोड़ा सा फ्रैक्शन ले करके चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि दही बनाना है आपको 100 लीटर दूध का, तो बैक्टीरिया जो उसमें डालेंगे, एलईबी बैक्टीरिया डालेंगे आप, क्या उसको चेक नहीं करेंगे? चेक करेंगे उसको कि इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है कि नहीं कि वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। यही कहानी है ना। अब इसके थ्रू हमने चेक कर लिया ना कि नॉर्मल बैक्टीरिया थी, इसमें हमने रिकमेंडेशन डाला था, अब इसकी एबिलिटी चेंज हो चुकी है, देखिए ना। यानी कि जो है नॉर्मल करने मेटाबॉलिज्म अब एबनॉर्मल हो रहा है ये, क्योंकि बीटा ग्लाइकोसाइड नहीं बना, वो जीन इंटरफेयर हो गया। जो पहले का नॉर्मल जीन था वो इंटरफेयर हो गया और इसमें चेंजेज आ गए, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। इसमें चेंज आ गया, और जिसमें चेंज नहीं आता। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेंट के केस में एक और सोचिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है। हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट जीन है सेल के अंदर, रिकॉम्बिनेंट जीन है यस, लेकिन इन्वायरमेंट साइटोप्लाज्म सपोर्ट नहीं कर रहा, इसके वजह से भी उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तब भी उसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। आपने 2 बच्चे को चुना, गांव से लाया आपने, दोनों को सेम दिल्ली में रख के ट्रेनिंग कराई आपने किसी गेम के लिए ओलंपिक लेवल पे, खूब बढ़िया कि हाँ जीत के आएगा, यानी वो रिकॉम्बिनेंट कराया दोनों को ट्रेनिंग से, भेज दिया ओलंपिक में खेलने के लिए कुआलालंपुर कहीं भी। तो एक परफॉर्म किया, जिसने परफॉर्म किया उसे कहा जाए ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसने परफॉर्म नहीं किया, ट्रेंड वो भी था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें भी है, तो कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सीधी सी बात है। यानी कि उसका जो था परफॉर्मेंस, दोनों को ट्रेनिंग दिया सेम कोच ने, एक परफॉर्म करके आया तो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा, दूसरा परफॉर्म नहीं करके आया तो उसे कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सीधी सी बात है, इसमें इतना क्या चक्कर। इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो एंटीबायोटिक के लिए भी चेक किया जाता है। और एक चीज़ और लिखा है एनसीईआरटी में, एंटीबायोटिक के लिए हम लोग बीटा ग्लूटासाइडेज एंजाइम है, एंटीबायोटिक है, और इस तरह किसी मॉलिक्यूल के लिए चेक किया जाता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे वो है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स। ये थोड़ा एप्लीकेशन है, एक बड़ा सा कंसेप्ट है। वीडियो पहले ही ये 24 मिनट का हो चुका है, तो ये ठीक नहीं है बड़ा, इसमें फिर अलग टॉपिक करके बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वीडियो लेक्चर जो होगा वो लिखेंगे वेक्टर फॉर, है ना, क्लोनिंग जीन।
जीन्स। और पेज नंबर 200, पॉइंट नंबर 4 यही है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, बच्चों को। कोई प्रॉब्लम हो आप भेजिए व्हाट्सएप पे। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए। जब सुनिएगा सीक्वेंस में तो समझ में आएगा, स्किप करके कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।